नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है निधन हो गया है। तो आज इसी टॉपिक पर हम अपना करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम मनमोहन सिंह के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनका जो कैरियर है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनके विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में, आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है इस पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, सबसे पहले तो जीएस जीनियस परिवार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के जो परीक्षा उपयोगी और करंट अफेयर्स, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, इन सभी के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए मित्रों, मनमोहन सिंह जी के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जो मनमोहन सिंह जी थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 26 दिसंबर को 92 वर्ष की उम्र में इनका जो एम्स अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो एम्स की तरफ से जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, उसमें बताया गया कि इनके परिवार के लोग जो है इनको 8 बजे रात में, 26 दिसंबर 2024 को 8 बजे रात में इनको अचेत अवस्था में लेकर के आए थे। डॉक्टर्स ने अपने पूरे प्रयास किए कि इनको होश में लाया जाए, लेकिन जब वो नहीं ला सके तो 9:15 पर अर्थात 9:15 बजे इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, इनको मृत जो है घोषित कर दिया गया। तो 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह 9:15 बजे उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, वो जो है वृद्धावस्था के कारण, उन्होंने कहा कि एज रिलेटेड इश्यूज, अर्थात वृद्धावस्था के कारण अपनी जो स्वाभाविक मृत्यु है उन्होंने प्राप्त की। और वो अपने पीछे अपनी पत्नी, जिनका नाम गुरचरण सिंह कौर है, और वो अपनी 3 पुत्रियों को अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके परिवार में ये टोटल 5 लोग थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरचरण सिंह कौर और उनकी 3 पुत्रियां थी। इन्हीं को वो पीछे छोड़ गए हैं। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए शोक संदेश भेजा है। इसके अतिरिक्त चूंकि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो भी 2 बार के, तो भारत सरकार ने अपने सभी फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं भारत सरकार के, वो सभी निरस्त कर दिए हैं और 7 दिन का राजकीय जो शोक है वो घोषित कर दिया गया है। इस दौरान भारत का झंडा झुका रहेगा। ये जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये 2004 से 2014 तक जो हमारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, 5 साल का होता है। ये 2 बार लगातार जो है 5-5 साल इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहे। इसके अतिरिक्त जो पीवी नरसिम्हा राव का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, तो 1991 में ये जो है एज ए वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कुर्सी संभाली थी। इसके अतिरिक्त वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे थे और जो केंद्रीय वित्त जो सचिव है, इस पद पर भी उन्होंने काम किया था। वो बहुत ही मेरिटोरियस, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और जब लगता था कि जिस काम को कोई नहीं संभाल सकता, जो वित्त और अर्थशास्त्र से जुड़ा मुद्दा था, तो वो हर ताले की चाबी थे मनमोहन सिंह जी। उनको जो है, उनके जो उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उसके कारण उनको जो है जो आधुनिक भारत का जो है जो अर्थव्यवस्था है उसका वास्तुशास्त्र करते हैं। आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तुशास्त्र डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तुशास्त्र किसे कहते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उन्होंने इनोवेटिव स्टेप्स लिए, जो नवाचारी कदम लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, आर्थिक जो सुधार लागू किए, कब लागू किए? 1951 में। और वो आर्थिक सुधार क्या थे कि जो है उन्होंने अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया था। अब तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1991 के बाद से हमारी जो है
जो इकोनॉमी है वो खुलनी शुरू हुई। ये तो नहीं कहेंगे कि 1991 में पूरी तरह से खोल दी गई, लेकिन पार्शियली धीरे धीरे उस जो है वो खुलने लगी। ये जो उनका जो दूरदर्शी वो था स्वभाव, जो उनका अर्थशास्त्र का अनुभव था, जो उनकी दूरदर्शिता थी, ये उसी का परिणाम है कि आज हम खुद को जो है तीसरी चौथी नंबर की इकोनॉमी होने का, पांचवी नंबर की इकोनॉमी होने का जो गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि आज हम बात करते हैं कि हमने जापान की इकोनॉमी को पछाड़ दिया, जर्मनी की इकोनॉमी को पछाड़ दिया, ब्रिटेन की इकोनॉमी को पछाड़ दिया। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और जो उनके द्वारा जो सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, अर्थव्यवस्था में सुधार कार्यक्रम, उसी का परिणाम था कि 2004 में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब से कई बार देश की जो जीडीपी ग्रोथ की जो दर है, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है, वो 8% को टच करती रही और कभी कभी उसके ऊपर भी चली गई जब से उन्होंने पद संभाला। ये उनका जो अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसी ने देश को जो अर्थव्यवस्था है उसको एक दशा दी। उनकी जो स्वयं की उपलब्धियां रही वो तो रही ही, लेकिन उन्होंने जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी उस समय, जो कि बहुत कठिन समझा जा रहा था। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसको जो है, जिसके साथ कोई समझौता करना बहुत कठिन काम था। और आज तो भले अमेरिका की शक्तियां कुछ कमजोर हो गई हैं, रशिया, चाइना और कई जो देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बात उस समय की करें 2004-5 की, तो उस समय अमेरिका के बराबर कोई ठहरता नहीं था। यहां तक कि जो चीन की इकोनॉमी थी वो भी इतनी मजबूत नहीं थी। उस दौर में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ जो न्यूक्लियर डील करना, ये मनमोहन सिंह जी के ही बस की बात थी। उनका जो सरल जो स्वभाव था, उसी के कारण ये डील संभव हो पाई थी। इनकी जो पॉलिसीज थी उसका ही परिणाम था कि भारत में जो मध्यम वर्ग है उसकी संख्या में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई। जब से उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किया, लोगों के जेब में पैसा आया, उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी, और वो जो बीपीएल जो लाइन थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे, उसमें 2004-5 में भारत में 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 2011-12 में वो 22% रह गए। अर्थात 15%, देश की 15% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन से निकल के मध्यम वर्ग में आ गई। लोगों की जेब में जब पैसा आना शुरू हुआ तो ये वही समय था जब इकोनॉमी खुली। इसके अलावा देखते हैं कि जब वर्ष 2004 में जब चुनाव हुए और किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उस समय 3 जो है धड़े थे। जो एक था एनडीए जिसको भाजपा लीड कर रही थी, दूसरा था यूपीए जिसको कांग्रेस लीड कर रहा था, और एक था तीसरा मोर्चा। तो और इन तीनों में से किसी को भी गठबंधन को जो है करने को तैयार नहीं था एक दूसरे के साथ, और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो जब ऐसा लगने लगा कि लगता है देश को दोबारा चुनाव में झोंकना पड़ेगा और फिर से देश के ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, लोग परेशान होंगे, तो उस समय जब मनमोहन सिंह जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया गया, तो समाजवादी पार्टी, जिसके उस समय कांग्रेस के साथ 36 के आंकड़े थे, और लेफ्ट पार्टी जो हमारे वामपंथी पार्टी थी, वो मनमोहन सिंह जी के नाम पर सहमत हो गए कि ठीक है, अगर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो हम यूपीए को समर्थन देने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई नाम उस समय लिए गए थे, जिसमें एक नाम सोनिया गांधी का भी था, और कोई भी किसी और नाम पे सहमत नहीं था। सिर्फ मनमोहन सिंह जी, जो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और अपनी ईमानदार छवि की थी उनकी, और सबको साथ लेकर चलने वाले थे, उन्हीं के नाम पर समाजवादी पार्टी के जो उस समय मुखिया थे मुलायम सिंह जी, और जो वामपंथी दल थे जिसमें कई राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने कबूल किया कि हम कांग्रेस को जो है यूपीए को सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही उन्होंने 2004 में जो है कुर्सी संभाली, 1991 में याद किया जाता है उनको कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, और जैसे 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उन्होंने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, जो भारत की विदेश नीति थी, उसमें रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। और उन्होंने जो उस समय का जो भारत था, वो जो नेहरू के नॉन अलाइन मूवमेंट पर चलता था, अर्थात जो नेहरू जी ने एक
जो रास्ता दिखाया था फॉरेन पॉलिसी में देश को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उससे अपनी जो है थीम बदल दी और रास्ता बदला। और जो बड़े बड़े जो शक्तियां थी, सुपर पावर यूएसए, रसिया, इनके साथ दोस्ती करना शुरू किया और जो नॉन अलाइन मूवमेंट था वो वाला रास्ता हल्का सा छोड़ने लगे। उनको लगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट से अभी तक देश को कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ है, अगर हमें आर्थिक रूप से ग्रो करना है तो हमें इन बड़ी बड़ी शक्तियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। उनके जो 10 साल का जो उनका कैरियर था एज ए प्रधानमंत्री, जो 10 साल वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उस 10 साल के कैरियर में व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर एक भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा। उनके कई मंत्रियों पर तो करप्शन के चार्ज लगे, वो जेल भी गए। उसी समय कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसी समय कोल स्कैम हुआ और लोगों ने घेरने का बहुत प्रयास किया और ये कोशिश की कि मनमोहन सिंह जी भी इसमें फंस जाएं, लेकिन सारे प्रयास सब फेल हो गए। विपक्षी पार्टियां, बाकी विदेशी ताकतें इसमें लगी रही कि वो भी फंसे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक भी सिंगल चार्ज कोई साबित नहीं कर सका और वो पहले की ही तरह ईमानदार छवि उनकी बनी रही। अब आइए इनके बारे में कुछ व्यक्तिगत जो इनकी जो जीवन है उनके बारे में जानते हैं। ये मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर को 1932, जब हमारा जो है हम जो है ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उस समय इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था गाह गांव था और वो उस समय के पंजाब प्रोविंस में पड़ता था। आज की डेट में जो ये गांव है ये पाकिस्तान में है। विभाजन के समय ये गांव उधर रह गया और इनका जन्म जो इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल 1932 में हुआ था और इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था और इनकी माता का नाम अमृत कौर था। बहुत बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनके जो पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी दादी ने, इनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इनकी देखभाल की। उसके बाद बात आती है 1947 की, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ आजादी के बाद और माहौल खराब होने लगा और पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का रहना मुश्किल हो गया। तब वहां से जब बहुत से परिवार अपनी जान बचाने के लिए भारत आए तो इनका परिवार भी पाकिस्तान से वापस भारत आ गया और अमृतसर में रहने लगे। कौन? गुरमुख सिंह जी और मनमोहन सिंह जी। 1947 में ये भारत आते हैं और 1948 में इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया और 1952 से 54 के बीच, 1952 से 1954 के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952-54 के बीच बहुत ही मेरिटोरियस व्यक्ति थे। 1957 में इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, वो भी फर्स्ट क्लास जो है अंकों के साथ कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री पूरी की। उसके बाद ये भारत लौट आए और कुछ समय के लिए इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और उसके बाद 1958 में इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम गुरुशरण कौर था, वही जो अब गुरुशरण सिंह कौर। और 1960 में ये दोबारा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए अपनी डीफिल अर्थात डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। और वहां पर जो न्यूफील्ड कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएटेड कॉलेज है न्यूफील्ड कॉलेज, वहां से उन्होंने 1962 में 2 वर्षों में अपनी पीएचडी पूरी की। और 1963 में ये लौट आए और लौटने के बाद इनकी उपलब्धियां को देखते हुए इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थात पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जहां पर इन्होंने अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू किया। उसके बाद 1966 में इनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है एज ए ऑनरेरी प्रोफेसर जो है नियुक्त किया गया। ये उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता था और वहां पर ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1966 से 1969 के बीच इन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशंस के साथ काम शुरू किया। इसका आप फुल फॉर्म समझिए, वाणिज्य ये व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, इसके साथ जो है जुड़ गए और इस पर इन्होंने काफी काम किया। 1969 से 71, 66 से 69 ये संयुक्त राष्ट्र के साथ लगे रहे और 1969 से 71 के बीच इन्हें फिर से जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
में जो है प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, विदेश व्यापार के लिए प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर दिया गया। वहां पर ये विदेशी व्यापार पढ़ाने लगे छात्रों को। 1971 में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया और जो वाणिज्य मंत्रालय थे उसके सलाहकार जो है बन गए, उसके आर्थिक सलाहकार बन गए वाणिज्य मंत्रालय में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया। उसके बाद 1972 से 76 के बीच ये जो है वित्त मंत्रालय के जो है इकोनॉमिक एडवाइजर अर्थात आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने 4 साल वहां काम किया। 1 साल इन्होंने जो वाणिज्य मंत्रालय है उसमें आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। 1976 में इनको जो है एज ए वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया। ये इनकी सब उपलब्धियां हैं और ऐसे लोग जो है कहीं लाखों करोड़ों में एक होते हैं। इसके अलावा इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वहां पर एज ए ऑनरेरी प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया और ये वित्त मंत्रालय में उस समय सचिव के रूप में कार्यरत थे। 1980 से 82 के मध्य इनको योजना आयोग का जो है सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया 1980 से 82 के मध्य। और 82 से 85 के मध्य ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया। फिर उसके बाद 1985 से 1987 तक जो है ये योजना आयोग के जो है डेप्यूटी चेयरमैन अर्थात उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान 1987 में इनको जो है पद्म विभूषण का जो पुरस्कार है वो दिया गया। ये पद्म विभूषण का पुरस्कार भारत देश में भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे इनको सम्मानित किया गया। 1987 से 1990 के मध्य ये जो है ये जिनेवा में जो है ये साउथ कमीशन ऑन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो थिंक टैंक है, जो संस्था है साउथ कमीशन एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक, इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। 1990-91 में इनको ये प्रधानमंत्री के जो है आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए 1990 से 91 में। और मार्च 1991 में इनकी योग्यता को देखते हुए इनको यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। आप देखते चलिए कितनी उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। 1991 में जो इनके जो काम करने का तरीका था उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी थे इन्होंने इनको अपना वित्त मंत्री बनाया, केंद्रीय जो है मंत्रालय में इनको जगह दी। इसके बाद उसी साल, अब आप जानते हैं कि मंत्री तो कोई भी बन सकता है, किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, परंतु उसे 1 वर्ष के अंदर राज्यसभा या लोकसभा से जीतकर आना पड़ता है। तो उसी वर्ष ये जो है राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हो गए और आसाम से इन्होंने राज्यसभा की जो सीट है वो ग्रहण की। उसके बाद 91 के बाद 1995, 2001, 2007, 2013, 2019 बार बार लगातार ये राज्यसभा में उसी सीट से चुने जाते रहे। जिस दौरान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव के सरकार में, उस समय देश में बहुत ही गंभीर जो है आर्थिक संकट आया हुआ था और हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक कमी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि देश की स्थिति बिल्कुल मालदीव वाली हो जाएगी। तो उस समय इन्होंने अपना जो अर्थशास्त्र था उसका पूरा अनुभव का प्रयोग किया और देश को उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। और क्या किया? वही जो रिफॉर्म्स जिनकी हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खोला। अगर उस समय मनमोहन सिंह के अलावा कोई और वित्त मंत्री होता तो शायद देश आज इस स्थिति में न होता और कहते नहीं बनता कि पता नहीं हम लोग कहां होते। 1998 से 2004 के मध्य जो है जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ये राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर अर्थात विपक्ष के नेता के का पद इन्होंने संभाला। और 2004 में ये पुनः जो है यूपीए की सरकार आई और उस समय प्रधानमंत्री पद पर विवाद हो गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और वही मैंने आपको बताया कि जो तीसरा मोर्चा था वो यूपीए को समर्थन देने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी का नाम आया तो समाजवादी पार्टी और जो लेफ्ट पार्टी थी वो तैयार हो गई समर्थन करने को और 2004 में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। और ये देश के पहले जो नॉन हिंदू अर्थात गैर हिंदू
प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जो प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है वो 2 टेन्योर के लिए 2004 से 2014 के मध्य संभाला, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की जो है नेतृत्व में एनडीए की जो है सीटें ज्यादा आ गई, तो 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया और नरेंद्र मोदी जी के लिए रास्ता खाली कर दिया। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। 2019 में ये दोबारा राज्यसभा के लिए सेलेक्ट हुए। उसके बाद लगातार वो सिलेक्ट होते रहे राज्यसभा के लिए और राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। उसके बाद समय आया अप्रैल 3, 2024, जब दोबारा इनको राज्यसभा की सीट इनका टेन्योर समाप्त हुआ और दोबारा चुना जाना था, तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मना कर दिया कि अब वो जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर था उसको समाप्त किया और अपनी राज्यसभा सीट को छोड़ दी और दोबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और अब आज का दिन है दिसंबर 26, 2024, जब उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही जो है फुल स्टॉप कर दिया। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर तो 2024 में अप्रैल 3 को छोड़ा था, लेकिन 26 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना जीवन भी छोड़ दिया और अपना जो एक गौरवपूर्ण कैरियर था इनका, वो एज ए इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में और एक राजनीतिज्ञ के रूप में वो यहीं पर समाप्त हो गया। तो आइए मित्रों, सबसे पहले तो जीएस जीनियस परिवार की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एक महान अर्थशास्त्री, एक सम्मानित व्यक्ति और एक सच्चे भारतीय के रूप में हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनको दोबारा इसी भारत की धरती पर पैदा करे जिससे वो देश की दोबारा सेवा कर सके। आइए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।